अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शरीफ बासवी की ब्रेन स्पाइन सर्जन हूँ। तो आज मेरे पास एक बड़े अच्छे मेरे भाई बैठे हुए हैं, तो ये कुछ सवालात मेरे पास लेके आए हैं। तो क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा जो बेसिक सवाल है, आजकल हमारे जो सोसाइटी में ना एक फालिज का जो मर्ज है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, तो आप काइंडली इस पे जरा ब्रीफ करेंगे कि फालिज बेसिकली होता क्या है। बेसिकली जो फालिज का मेडिकल जो नॉलेज के मुताबिक, मेडिकल साइंस के मुताबिक, एक दिमाग के अंदर जो दिमाग की जो शरेआन होती है वो किसी भी चीज़ से मुतासर हो सकती है। शरेआन का बंद हो जाना या शरेआन का लीक हो जाना, तो ये एक फालिज की एक बीमारी की तरफ लेकर जाता है मरीज को। तो इससे मरीज जो है मुकम्मल तौर पर उस मरीज की मौत भी वाक़ई हो सकती है, फौरन भी मौत वाक़ई हो सकती है, और कुछ देर के बाद भी वाक़ई हो सकती है, और या फिर मरीज कुछ देर के बाद एक ऐसी लाइफ गुजारता है कि वो सारी ज़िंदगी मजबूर रहता है। तो डॉक्टर साहब, बेसिकली इसकी कितनी इकसाम होती है, डिफरेंट टाइप्स के होता है कि या अच्छा, ये बताना जरूरी है कि जो फालिज है इसकी दो इकसाम होती हैं। मेन दो इकसाम होती हैं, वैसे तीन होती हैं, और जो मेजर जो तीन इकसाम होती हैं, पहली तो ये है कि आपकी जो दिमाग की जो शरेआन होती है ना, कभी कभार तो वो इतनी कमज़ोर होती है कि वो लीक कर जाती है। आपको ब्लड प्रेशर हाई हुआ किसी पेशेंट का किसी वजह से, तो ब्लड प्रेशर हाई होने से क्या होता है, आपकी जो दिमाग की शरेआन जो इतनी बारीक होती है वो लीक कर जाती है, जिससे आपको दिमाग का वो हिस्सा जो उस हिस्से में खून जमा होना शुरू हो जाता है, इसे बोलते हैं हेमरेज स्ट्रोक। तो दूसरी वो किस्म होती है कि दिमाग की जो शरेआन होती है वो किसी वक्त के लिए, किसी टाइम के लिए वो बंद हो जाती है। तो जिस हिस्से को वो दिमाग को वो खून की सप्लाई, खून की जो नाली होती है, शरेआन होती है दिमाग के, जिस हिस्से को सप्लाई कर रही होती है, कुछ टाइम के लिए वो हिस्सा खून की सप्लाई रुक जाती है, और वो हिस्सा खून की सप्लाई से इसकी कट ऑफ होने की वजह से वो हिस्सा मुतासर हो जाता है। तो इसे जो ये किस्म के फॉल है, इसे हम बोलेंगे इंफाक्टिव स्ट्रोक। मतलब एक में होता है कि जो दिमाग की जो शरेआन वो लीक कर जाती है और दिमाग में खून जमा हो जाता है, और दूसरी में होता है कि दिमाग की जो शरेआन होती है वो बंद हो जाती है किसी थोड़ी अक्सर के लिए, थोड़ी मिनट के लिए। जब बंद होती है तो वो उस दिमाग को जिस हिस्से को वो सप्लाई कर रही थी वो वहाँ पे खून की सप्लाई कम होती है, बंद होती है, तो वो हिस्सा मुतासर हो जाता है। तो एक हेमरेज स्ट्रोक बोलेंगे, एक को इंफाक्टिव स्ट्रोक बोलेंगे। ये इसकी दो मेन कॉजेज है, इकसाम है। तो इसकी जो थर्ड जो मेन थर्ड भी इसकी किस्म है, इसे बोलते हैं TIA, ट्रांजिट इस्केमिक अटैक। इसमें ये होता है कि किसी वजह से जो शरेआन है दिमाग की वो थोड़ी देर के लिए बंद होती है, चंद सेकंड के लिए बंद हुई, तो वो उसके बाद खुल जाती है, खुद ब खुद खुल जाती है। इसमें होता है कि मरीज चंद सेकंड के लिए बेहोश होता है, फालिज की सारी अलामतें उसको शो होती हैं, और चंद मिनट के बाद या घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसमें होता ये कि जो शरेआन वो एक टेम्परेरी तौर पे कुछ देर के लिए वो बंद होती है, और उसके बाद वो खुद ब खुद खुल जाती है। तो इसे बोलते हैं TIA, ट्रांजिट इस्केमिक अटैक। ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब, इसकी जो इसकी अलामत क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं फालिज होने के? अच्छा, किसी भी अगर पेशेंट को अगर फालिज का हमला हो तो उसमें मरीज बेहोश हो सकता है, मरीज को झटके लग सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा मरीज उल्टी कर सकता है, मरीज का कोई हिस्सा, एक बाजू एक तरफ जो है वो कमजोरी महसूस हो सकती है मरीज को। ठीक है। तो इसके अलावा मरीज को मुंह का टेढ़ापन भी इसमें शामिल हो सकता है। वो मरीज जो है वो उसका टेढ़ापन, जिसमें हम उसको मरीज का मुंह का टेढ़ापन हो सकता है, लकवा हो सकता है। तो ये इसकी मेजर जो अलामात हैं। तो अगर ऐसे किसी मरीज को ऐसा मसला बने तो फौरन उसको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि उसका इलाज बर वक्त शुरू किया जा सके। ठीक है। और इसके जो मेजर रिस्क फैक्टर में जो शामिल होती है कि ये किसी वजह से हो सकता है, तो ये बेसिकली उन पेशेंट में होता है, एक ओल्ड
ओल्ड एज पेशेंट में ज़्यादातर देखने को मिलता है। दूसरा इसकी कास्टिक एजेंट में, रिस्क फैक्टर में हाइपरटेंशन है सबसे बड़ी, उसके अलावा शुगर का होना, डायबिटीज़ का होना, स्मोकिंग का होना। स्मोकिंग अगर पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, उसमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा को और दिल की बीमारियां भी पेशेंट को चल रही हो तो उसमें भी जो दिमाग के फालिज का हमला होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये जो मेन रिस्क फैक्टर है। और इसके अलावा हमारी ओबेसिटी, एक मोटापापन, ये भी सबसे बड़ी एक रिस्क फैक्टर है हमारे किसी भी इंसान के अंदर, किसी मरीज के अंदर फालिज होने की। तो बेसिकली अगर हम अपने रिस्क फैक्टर को अगर कंट्रोल करेंगे तो हम काफ़ी हद तक इसको काबू पा लेंगे। डॉक्टर इसका इलाज क्या है, हम इसको कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं? बेसिकली इसका जो है इलाज है वो परहेज, सबसे ज़्यादा परहेज है। अगर आपको कोई शुगर है, डायबिटीज़ है या शुगर है, हाइपरटेंशन है और आपको वो दिल का मसला है तो आप उसका पहले इलाज करवाएं, बेहतर तो ये है। जितना इसका आप परहेज करेंगे, उस चीज़ों को आप कंट्रोल रखेंगे तो आप फालिज के हमले से ज़्यादा बचेंगे। तो बेसिकली अब अगर किसी एक पेशेंट को फालिज का हमला हो गया तो आप उसमें करना ये क्या क्या चाहिए। तो इसकी जो रिकवरी है ना वो डिपेंड करती है आपके फालिज पे कितनी इसकी सिविरिटी पे डिपेंड करती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें फालिज की इतनी ज़्यादा अटैक होता है कि इतना शिद्दत से अटैक होता है कि वो फौरन उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें उनके बाद कुछ देर के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो पूरी सारी जिंदगी मजदूरी की हालत में गुजारते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपका जो दिमाग की शरेआन किस जगह पे बंद हुई है या वो लीक कर गई है, कितनी ज़्यादा लीक हुई है, कितनी ज़्यादा वो हुई है, बंद हुई है। तो जितना दिमाग का हिस्सा मुतासर हुआ होगा उतना उस हिसाब से मरीज की जो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होंगे, उस हिसाब से उससे डिपेंड करेगा। अगर कुछ पेशेंट होते हैं वो 4 से 6 हफ्ते के अंदर भी रिकवर कर जाते हैं, तो कुछ पेशेंट सालों साल इनका इलाज चलता रहता है। तो इसके बारे में कोई हतमी नहीं कह सकते कि इतने वक्त के बाद मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसे पेशेंट में मैंने देखे हैं कि वो बिल्कुल चलते फिरते मतलब उनको फालिज हुआ है, उसके बाद वो चंद वीक के बाद 4 से 6 हफ्ते के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अपनी रूटीन की तरफ आ जाते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। और सबसे इसमें जो मेन जो इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके इलाज में वो नर्सिंग केयर होती है। आपने उनका दवाइयों का कैसे ख्याल रखना है, आपने उसको जो रिस्क फैक्टर है उनको कैसे बचा के रखना है। अगर शुगर पेशेंट को उसको आपने शुगर कंट्रोल रखनी है, अगर वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो आपने उसकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखना है। दिल का कोई उसको मसला है, वो दिल की दवाइयों का इस्तेमाल रेगुलर इस्तेमाल करवाना है आपने। तो अगर कोई इसका हिस्सा को कमज़ोर है, कोई एक तरफ उसकी पूरी कमज़ोरी है तो उसकी रेगुलर फिजियोथेरेपी करवाते रहना ताकि पेशेंट जो है मोबिलाइज रहे। तो उसको आप बेड रिटर्न न होने दें। ऐसा नहीं कि आप पेशेंट को फालिज हो गया तो आप उसको लिटाई रखें सारा दिन, मतलब उसको मूवमेंट में लेते रहें, उसकी फिजियोथेरेपी करवाएं, उसको बैठाएं, उसको चलाने की कोशिश करें सहारे के साथ। तो जितनी नर्सिंग केयर अच्छी होगी उतना पेशेंट की रिकवरी के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इसमें सबसे पहले जो होता है कि अगर किसी एक पेशेंट को कोई भी हिस्सा कमज़ोर हुआ हो फालिज की सूरत में, तो इसमें आप सबसे पहले जो मरीज के जो है बाजू की हरकत में से सबसे पहले उसका जो अगर वो कंधा उसका कमज़ोर हुआ है, पूरी बाजू कमज़ोर हुई है तो उसका सबसे पहले ऊपर वाले जोड़ जो होंगे वो पहले उसकी मूवमेंट शुरू होगी, उसके बाद वो नीचे वाली हरकत शुरू होगी, आखिर में उसकी जो हाथों की हरकत वो आनी शुरू होगी। तो इसमें रिकवरी में टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कितना फालिज है, उसको कितनी शिद्दत का फालिज है और उसकी नौयत क्या है, उस हिसाब से ये पेशेंट रिकवरी भी कर जाते हैं। और अब ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है कि पहले तो ये फालिज का जो हमला था, फालिज की बीमारी तो वो 40+ की पेशेंट में ज़्यादा मिलती थी हमें। अब तो ये देखने को मिलता है कि अब 20-20 साल के 18-18 साल के पेशेंट भी हमें देखने को मिलते हैं फालिज के हमले के साथ।
तो अब तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ कि मैंने एक पेशेंट को रिसेंटली देखा है, बच्ची, वो 6 साल की बच्ची थी। 6 साल की बच्ची, मैंने जिंदगी में पहली बार वो केस देखा कि 6 साल की बच्ची फाली के साथ वो पर मेरे पास आई। उसका एक साइड भी सारी कमज़ोर थी और उसका को लकवे की शिकायत हो चुकी थी। और ये चीज़ केस मिल रही है, ये सारी वजह ये है कि हमारी जो हमारा रूटीन है हमारी, वो बड़ी अजीब सी बन गई है कि हम खाना ऐसे खाते हैं, फूड फास्ट फूड खाते हैं, और हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ा डिफरेंट हो गया है। तो हमें चाहिए कि हमें अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप ये करेंगे तो आप इंशाल्लाह फाले से बचे रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं मेडिकल से मुताल्लिक, कोई भी आप आगाही हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको उसके बारे में कोशिश तो यही होगी कि आपको उसके वहीं पे आपको इसका जवाब दिया जाए कमेंट में। अगर उसका जवाब वहाँ पर मुमकिन ना हो सका तो आपको उसके बारे में अलग वीडियो बनाई जाएगी, ताकि आप तक बर वक्त और अच्छी मालूमात मेडिकल से मुताल्लिक मिल सके। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और लोगों को आगे आगे फैलाएं, ताकि लोगों को इसके बारे में मेडिकल के मुताल्लिक आगाही हासिल हो सके और किसी भी पेशेंट का भला हो सके। शुक्रिया, वसलाम।